क्रेपिटा नाम की जो सीरीज है ये रिलीज़ हो चुकी है। ये एक क्राइम एक तरह से मिस्ट्री सीरीज है जो कि एक तरह से हमें अभी देखने को मिली है और उसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो आज हम इसी सीरीज के बारे में बात करेंगे। सारे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्टर, डिटेल और साथ ही साथ इसके जो एपिसोड हमें देखने को मिला है, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, सारे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। स्कारपेटा, जिसे के स्कारपेटा के नाम से भी जाना जाता है, लिज सारनोव द्वारा विकसित एक अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला है। ये पैट्रिसिया कॉर्नवेल की इसी नाम की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित है और निकोल किडमैन और जेमी ली कर्टिस द्वारा निर्मित है, जो इसमें अभिनय भी करती हैं। श्रृंखला का प्रीमियर अमेज़न प्राइम वीडियो पर 11 मार्च 2026 को हुआ था। आधार के स्कारपेटा एक प्रतिभाशाली फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट हैं। वर्जीनिया की पूर्व मुख्य चिकित्सा परीक्षक मार्सेला फारिनेली फिएरो से प्रेरित होकर वो रहस्यों को सुलझाने और अपराधों को हल करने के लिए उन्नत फॉरेंसिक तकनीक का उपयोग करती हैं। पूरी श्रृंखला के दौरान वो फ्लोरिडा, वर्जीनिया और चार्ल्सटन, दक्षिण कैरोलिना सहित विभिन्न स्थानों पर अपनी खोजी यात्रा को आगे बढ़ाती हैं। कलाकार और पात्र मुख्य डॉक्टर के स्कारपेटा के रूप में निकोल किडमैन, रोजी मैकेवेन युवा के रूप में, जेमी ली कर्टिस डोरोथी स्कारपेटा के रूप में, के की बड़ी बहन एमेंडा रिगेटी युवा डोरोथी के रूप में। बॉबी कैनावेल ने पीट मरीनो की भूमिका निभाई है, जो एक पूर्व जासूस है और स्कारपेटा और डोरोथी के पति के लिए फॉरेंसिक ऑपरेशन विशेषज्ञ के रूप में काम करता है। जैकब लुमेट कैनावेल युवा पीट के रूप में, साइमन बेकर ने बेंटन वेस्ली की भूमिका निभाई है, जो एक FBI प्रोफाइलर और स्कारपेटा के पति हैं। हंटर पैरिश युवा बेंटन के रूप में, एरियाना डिबोस ने लूसी फारिनेली वॉटसन की भूमिका निभाई, जो डोरोथी की बेटी, स्कारपेटा की भतीजी और कंप्यूटर प्रोग्रामर है। सवाना लूमर युवा लूसी के रूप में, पुनरावर्ती ब्लेज फ्रूज एक पुलिस अधिकारी के रूप में, टिया सरकार, जेनेट मॉन्टगोमरी जेनेट के रूप में, लूसी की दिवंगत पत्नी सोसी बेकन ने एबी टर्नबॉल की भूमिका निभाई, जो एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं। माइक वोगेल बिल बोल्ट्स के रूप में, शहर के अटॉर्नी एंसन माउंट ने मैट पीटरसन की भूमिका निभाई है, जो एक आकर्षक, सभ्य पूर्व अभिनेता हैं। युवा मैट पीटरसन के रूप में ग्राहम फिलिप्स, स्टेफनी फरासी मैगी कटबुश के रूप में, स्कारपेटा की पूर्ववर्ती से विरासत में मिली सहायक। युवा मैगी कटबुश के रूप में जॉर्जिया किंग, एना डायोप सिएरा थ्रॉन पैट्रॉन के रूप में, FBI के साथ एक साइबर जांचकर्ता। इसके अलावा चार्ली बी फॉस्टर ने मुर्दा घर में स्कारपेटा के सहायक विंगो के रूप में सह अभिनय किया है। एपिसोड नहीं, शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि 1 समय का पुल भाग 1, डेविड गॉर्डन ग्रीन लिज सारनोफ, 11 मार्च 2026। 2 के डेविड गॉर्डन ग्रीन लिज सारनोफ, 11 मार्च 2026। 3 बिंदु शार्लोट ब्रैंडस्ट्रॉम इटूरी सोसा, 11 मार्च 2026। 4 पीट शार्लोट ब्रैंडस्ट्रॉम अहमदू गरबा, 11 मार्च 2026। 5 अंतरिक्ष से नमस्कार मेरे प्रिय, चार्लोट ब्रैंडस्ट्रॉम डेविड गॉर्डन ग्रीन मैथ्यू जकर, 11 मार्च 2026। 6 पर तुला डेविड गॉर्डन ग्रीन माइशा क्लॉसन, 11 मार्च 2026। 7 L+J एलन कुरस एलिसन बालियन, 11 मार्च 2026। 8 समय का पुल भाग 2, डेविड गॉर्डन ग्रीन लिज सारनोफ, 11 मार्च 2026। उत्पादन विकास जून 2021 में ये बताया गया कि कॉमेट पिक्चर्स, जो जेमी ली कर्टिस और ब्लमहाउस टेलीविजन के स्वामित्व वाली एक प्रोडक्शन कंपनी है, द्वारा उपन्यास श्रृंखला का एक टेलीविजन श्रृंखला रूपांतरण विकसित किया जा रहा है। पैट्रिसिया कॉर्नवेल, जेमी ली कर्टिस, जेसन ब्लम, क्रिस मैकम्बर, जेरेमी गोल्ड और क्रिस डिकी शो के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे। फरवरी 2023 में ये घोषणा की गई कि निकोल किडमैन और जेमी ली कर्टिस कलाकारों में शामिल होंगी और शो के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करेंगी। कई पूर्व प्रयासों के बावजूद ये स्कारपेटा के उपन्यास से पर्दे पर आने का पहला उदाहरण था। शुरुआत में 1992 में
जेमी मूर का नाम कुछ समय के लिए स्कारपेटा के किरदार से जुड़ा था, जबकि एंजेलिना जोली 2009 में इस भूमिका पर आधारित एक बड़े पर्दे की फ्रेंचाइजी बनाने पर विचार कर रही थी। श्रृंखला के लिए 2 सीजन का आदेश दिया गया था, जिसमें प्रत्येक में 8 एपिसोड होंगे। शुरुआत में जब परियोजना की घोषणा की गई थी, तब कोई शो रनर नहीं था। हालांकि बाद में ये पुष्टि की गई कि लिज सारनोफ श्रृंखला की लेखिका और शो रनर के रूप में कार्यभार संभालेंगी। डेविड गॉर्डन ग्रीन और एमी सायर्स ने भी कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। हालांकि श्रृंखला की घोषणा शुरू में के स्कारपेटा के रूप में की गई थी, लेकिन कास्टिंग अपडेट सामने आने पर शीर्षक बदलकर स्कारपेटा कर दिया गया। डेविड गॉर्डन ग्रीन को पहले 2 एपिसोड निर्देशित करने की सूचना दी गई थी। शार्लोट ब्रैंडस्ट्रॉम को निर्देशकों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया था। ढलाई फरवरी 2023 में निकोल किडमैन को श्रृंखला में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। साथ ही जेमी ली कर्टिस ने के की बहन डोरोथी की भूमिका निभाई। सितंबर 2024 में एरियाना डिबोज, बॉबी कैनावेल, साइमन बेकर, रोजी मैकेवन और जेक कैनावेल कलाकारों में शामिल हुए। उसी महीने बाद में सोसी बेकन, अमांडा रिघेटी, जेनेट मॉन्टगोमरी, स्टेफनी फेरेसी और माइक वोगल को कलाकारों में जोड़ा गया। अक्टूबर 2024 में हंटर पैरिश के मुख्य भूमिका निभाने की खबर आई। नवंबर 2024 में टिया सिरकार, अन्ना डायोप, ग्राहम फिलिप्स और जॉर्जिया किंग को आवर्ती भूमिकाओं में मुख्य भूमिका निभाने की घोषणा की गई। मार्च 2025 में चार्ली बी फॉस्टर के आवर्ती भूमिका में कलाकारों में शामिल होने की घोषणा की गई। फिल्मांकन मूल रूप से सितंबर 2024 में नैशविले में शुरू होने वाला था, लेकिन बाद में इसे अक्टूबर 2024 तक स्थगित कर दिया गया। 8 मार्च 2025 को कर्टिस ने घोषणा की कि पहले सीजन का फिल्मांकन पूरा हो गया है। मुक्त करना स्कारपेटा का प्रीमियर अमेज़न प्राइम वीडियो पर 11 मार्च 2026 को हुआ और पहले सीजन में 8 एपिसोड हैं। स्वागत सीरीज को समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज पर 37 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 76% अनुमोदन रेटिंग मिली है। मेटाक्रिटिक, जो भारत औसत का उपयोग करता है, ने 22 आलोचकों के आधार पर 100 में से 54 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत दर्शाता है। पेट्रिशिया कॉर्नवेल, जन्म पेट्रिशिया कैरोल डैनियल, 9 जून 1966, एक अमेरिकी अपराध कथा लेखिका हैं। वे चिकित्सा परीक्षक के स्कारपेटा पर आधारित अपने बहुप्रसिद्ध उपन्यासों के लिए जानी जाती हैं, जिनमें से पहला उपन्यास वर्जीनिया के रिचमंड में हुई सनसनीखेज हत्याओं की एक श्रृंखला से प्रेरित था, जहां अधिकांश कहानियां आधारित हैं। उनके कथानक फोरेंसिक विज्ञान पर आधारित हैं, जिसने बाद में पुलिस कार्य के टीवी रूपांतरणों को प्रभावित किया है। कॉर्नवेल ने वॉल्टर सिकर्ट पर जैक द रिपर की हत्याओं को अंजाम देने का आरोप भी लगाया है। इस मामले का अध्ययन करने वाले अधिकांश लोग सिकर्ट को गंभीर संदिग्ध नहीं मानते हैं और पुख्ता सबूत बताते हैं कि उन्होंने 1888 का अधिकांश समय ब्रिटेन से बाहर बिताया और रिपर की अधिकांश हत्याओं के समय वे फ्रांस में थे। उनकी पुस्तकों की 12 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। प्रारंभिक जीवन उन्मूलनवादी और लेखिका हैरियट बीचर स्टोव की वंशज, कॉर्नवेल का जन्म 9 जून 1956 को मियामी, फ्लोरिडा में हुआ था। वे मैरिलिन, नी ज़ैनर और सैम डैनियल की 3 संतानों में से दूसरी थीं। उनके पिता संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख अपीलीय वकीलों में से एक थे और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ह्यूगो ब्लैक के लॉ क्लर्क के रूप में कार्यरत थे। कॉर्नवेल ने बाद में अपने जीवन की प्रेरणाओं का कारण अपने पिता द्वारा किए गए भावनात्मक दुर्व्यवहार को बताया, जो 1961 में क्रिसमस के दिन परिवार को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा, वे अपनी मृत्युशैया पर थे। हम जानते थे कि ये आखिरी बार है जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं। उन्होंने मेरे भाई का हाथ पकड़ा और धीरे से आई लव यू कहा, लेकिन उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। उन्होंने बस एक लीगल पैड पर लिखा, काम कैसा चल रहा है। 1961 में मर्लिन अपने 3 बच्चों के साथ उत्तरी कैरोलिना के मॉन्ट्रीट शहर में रहने चली गईं। धर्म प्रचारक बिली ग्राहम की पत्नी रूथ बेल ग्राहम ने इस परिवार को अपने घर में शरण दी और कॉर्नवेल और उनके भाइयों जिम और जॉन को लेनोर और मैनफ्रेड सॉन्डर्स के पास पालने पोसने का प्रबंध किया, जो हाल ही में अफ्रीका से लौटे थे।
गंभीर अवसाद से पीड़ित मर्लिन डैनियल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कॉर्नवेल ने रूथ बेल ग्राहम को अपना मार्गदर्शक माना और उन्होंने ही कॉर्नवेल की प्रतिभा को लेखन में देखा और उनके साहित्यिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया। एक प्रतिभाशाली छात्रा, कुशल कार्टूनिस्ट और टेनिस कोर्ट पर एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी, कॉर्नवेल ने टेनेसी के ब्रिस्टल स्थित किंग कॉलेज में कुछ समय के लिए पढ़ाई की। फिर टेनिस छात्रवृत्ति, जिसे उन्होंने बाद में अस्वीकार कर दिया, पर डेविडसन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1979 में अंग्रेजी में बीए की डिग्री प्राप्त की। आजीविका। किसी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस भाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त संदर्भों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादित सामग्री जो बिना स्रोत के या अपर्याप्त स्रोतों से प्राप्त की गई हो, उसे लेख और उसके चर्चा पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, विशेषकर यदि वह मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें। पैट्रिशिया कॉर्नवेल, समाचार, समाचार पत्र, पुस्तकें, विद्वान, JSTOR, फरवरी 2017। जाने कि इस संदेश को कब और कैसे हटाना है। 1979 में कॉर्नवेल ने द शार्लोट ऑब्जर्वर में एक रिपोर्टर के रूप में काम शुरू किया। शुरुआत में टीवी लिस्टिंग का संपादन किया, फिर फीचर रिपोर्टिंग की ओर रुख किया और अंत में अपराध पत्रकारिता की रिपोर्टर बन गईं। 1980 में उन्हें वेश्यावृत्ति पर एक श्रृंखला के लिए नॉर्थ कैरोलिना प्रेस एसोसिएशन का खोजी पत्रकारिता पुरस्कार मिला। उन्होंने 1981 तक अखबार में काम करना जारी रखा, जब वो अपने पहले पति चार्ल्स कॉर्नवेल, जिनसे 1980 में शादी हुई थी, के साथ रिचमंड वर्जीनिया चली गईं, जिन्होंने यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनरी में दाखिला लिया था। उसी वर्ष उन्होंने रूथ बेल ग्राहम की जीवनी अ टाइम फॉर रिमेंबरिंग द रूथ बेल ग्राहम स्टोरी, बाद के संस्करणों में इसका नाम बदलकर रूथ अ पोर्ट्रेट द स्टोरी ऑफ रूथ बेल ग्राहम कर दिया गया, पर काम शुरू किया, जो 1983 में प्रकाशित हुई। इस जीवनी को 1985 में इवेंजेलिक क्रिश्चियन पब्लिशर्स एसोसिएशन से गोल्ड मेडेलियन बुक अवार्ड मिला। हालांकि इससे ग्राहम के साथ उनकी दोस्ती को बड़ा झटका लगा। पुस्तक के प्रकाशन के बाद 8 वर्षों तक दोनों के बीच कोई संवाद नहीं रहा। 1984 में कॉर्नवेल ने अपने पहले उपन्यास पर काम शुरू किया, जो कांस्टेबल नामक एक पुरुष जासूस के बारे में था। उनकी मुलाकात रिचमंड की मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर मार्सेला फेरिनेली फिएरो से भी हुई, जो बाद में डॉक्टर के स्कारपेटा के चरित्र की प्रेरणा बनी। 1985 में उन्होंने वर्जीनिया के मुख्य चिकित्सा परीक्षक के कार्यालय में नौकरी की। उन्होंने वहां 6 साल तक काम किया, पहले तकनीकी लेखक के रूप में और फिर कंप्यूटर विश्लेषक के रूप में। उन्होंने रिचमंड पुलिस विभाग में भी स्वेच्छा से काम किया। कॉर्नवेल ने 3 उपन्यास लिखे, जिनके बारे में उनका कहना है कि 1990 में प्रकाशन से पहले उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। इनमें से पहला उपन्यास उनकी स्कारपेटा श्रृंखला की पहली कड़ी पोस्टमॉर्टेम था, जो 1987 की गर्मियों में रिचमंड में हुई वास्तविक गला घोंटकर हत्या की घटनाओं पर आधारित था। इस उपन्यास ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए, जिनमें ब्रिटिश जॉन क्रेसी पुरस्कार, फ्रेंच प्रिक्स टू रोमंडी एडवेंचर और सर्वश्रेष्ठ प्रथम उपन्यास के लिए अमेरिकी एडगर पुरस्कार शामिल हैं। स्कारपेटा श्रृंखला, मुख्य लेखक के स्कारपेटा के उपन्यासों में फॉरेंसिक विज्ञान का विस्तृत वर्णन है। रहस्य का प्रारंभिक समाधान हत्या पीड़ित के शव की फॉरेंसिक जांच में मिलता है। हालांकि स्कारपेटा वास्तविक जीवन के चिकित्सा परीक्षकों की तुलना में कहीं अधिक क्षेत्र जांच और संदिग्धों से आमना सामना करती है। उपन्यासों का चरमोत्कर्ष आमतौर पर एक्शन दृश्यों के साथ होता है, जिसमें स्कारपेटा और उसके साथी हत्यारे या हत्यारों का सामना करते हैं या उनसे भिड़ जाते हैं, और आमतौर पर हत्यारे की मृत्यु के साथ समाप्त होता है। माना जाता है कि इन उपन्यासों ने फॉरेंसिक विज्ञान पर आधारित लोकप्रिय टीवी श्रृंखलाओं के विकास को प्रभावित किया है, जिनमें काल्पनिक श्रृंखलाएं जैसे कि CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और वृत्तचित्र जैसे कि कोल्ड केस फाइल्स शामिल हैं। स्कारपेटा उपन्यासों के अन्य महत्वपूर्ण विषयों में स्वास्थ्य, व्यक्तिगत सुरक्षा, भोजन, परिवार और स्कारपेटा की भतीजी की उभरती यौन आत्मखोज शामिल हैं। अक्सर स्कारपेटा के सहयोगियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए संघर्ष और गुप्त हेरफेर कहानी में शामिल होते हैं और हत्या के मामलों को और अधिक जटिल बना देते हैं। हालांकि उपन्यासों के दृश्य संयुक्त राज्य अमेरिका
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्थानों पर घटित होते हैं, लेकिन वे वर्जीनिया के रिचमंड शहर के इर्द गिर्द केंद्रित होते हैं। स्कारपेटा के उपन्यासों में शैली में दो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। द लास्ट प्रीसिंक्ट 2000 से शैली भूतकाल से वर्तमान काल में बदल जाती है। ब्लोफ्लाई 2003 से शैली प्रथम पुरुष से तृतीय पुरुष सर्वज्ञ कथावाचक में बदल जाती है। घटनाओं का वर्णन हत्यारों के दृष्टिकोण से भी किया गया है। ब्लोफ्लाई से पहले की घटनाओं को केवल स्कारपेटा की नज़र से देखा जाता है और अन्य दृष्टिकोण केवल उन पत्रों में दिखाई देते हैं जिन्हें स्कारपेटा पढ़ती है। कॉर्नवेल ने स्कारपेटा उपन्यास पोर्ट मॉर्चरी 2010 में प्रथम पुरुष परिप्रेक्ष्य में वापसी की। स्कारपेटा टीवी श्रृंखला का प्रीमियर 11 मार्च 2026 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हुआ। एंडी ब्राजील जूडी हैमर श्रृंखला। स्कारपेटा उपन्यासों के अलावा कॉर्नवेल ने 3 छद्म पुलिस उपन्यास लिखे हैं, जिन्हें ट्रूपर एंडी ब्राजील, सुपरिटेंडेंट जूडी हैमर श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, जिनकी पृष्ठभूमि उत्तरी कैरोलिना, वर्जीनिया और मध्य अटलांटिक तट पर है। बड़ी उम्र की महिला युवा पुरुष की कहानी के अलावा इन पुस्तकों में मलमूत्र संबंधी विषयों और सेप्सिस, त्वचा संक्रमण जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है। जैक द रिपर सिद्धांतकार। कॉर्नवेल लगातार अपने स्वयं के वित्त पोषित शोध में लगी हुई हैं, ताकि इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले साक्ष्य जुटा सकें कि विक्टोरियन चित्रकार वॉल्टर सिकर्ट ही जैक द रिपर था। इस परिकल्पना की खोज में उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, पोर्ट्रेट ऑफ अ किलर, जैक द रिपर, केस क्लोज्ड, ट्रैफिकिंग, जो 2002 में प्रकाशित हुई थी, और रिपर, द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर सिकर्ट, जो 2017 में प्रकाशित हुई थी। कुल मिलाकर उन्होंने रिपर से संबंधित शोध पर कथित तौर पर $6 मिलियन खर्च किए हैं। उन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ अ किलर, जैक द रिपर, केस क्लोज्ड नामक पुस्तक लिखी, जिस पर विशेष रूप से ब्रिटिश कला जगत और रिपर विशेषज्ञों के बीच काफी विवाद हुआ। कॉर्नवेल ने 2 ब्रिटिश समाचार पत्रों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापनों में जैक द रिपर के प्रति जुनूनी होने से इनकार किया और कहा कि मामला अभी बंद नहीं हुआ है। 2001 में रिपर की पहचान की खोज में सिकर्ट की एक पेंटिंग को कथित तौर पर नष्ट करने के लिए कॉर्नवेल की आलोचना की गई। उनका मानना था कि प्रसिद्ध चित्रकार हत्याओं की श्रृंखला के लिए जिम्मेदार था और उन्होंने उसकी 30 से अधिक पेंटिंग खरीदी थीं और तर्क दिया था कि वे रिपर के अपराध स्थलों से काफी मिलती जुलती थीं। कॉर्नवेल ने एक महत्वपूर्ण खोज का भी दावा किया। हत्यारे होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए पत्र में वही वाटरमार्क था जो सिकर्ट के कुछ लेखन पत्रों पर था। हालांकि रिपर विशेषज्ञों ने नोट किया कि विभिन्न लेखकों द्वारा सैकड़ों पत्र थे जिनमें हत्यारा होने का झूठा दावा किया गया था और प्रश्नगत वाटरमार्क एक ऐसे स्टेशनरी ब्रांड पर था जो व्यापक रूप से उपलब्ध था। फ्रांसीसी कला विशेषज्ञ जोहान नाल्डी लेखक के सिद्धांत का समर्थन करते हुए दावा करते हैं कि उन्हें एक चित्र मिला है जिसे वे फ्रांसीसी चित्रकार जैक्स एमिल ब्लैंच से जोड़ते हैं। नाल्डी के लिए इस चित्र की खोज, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाया गया है जो सिकेट की विशेषताओं से मिलता जुलता प्रतीत होता है, पैट्रिशिया कॉर्नवेल के सिद्धांत की दृश्य पुष्टि है। टीवी पर उपस्थिति उन्होंने पुलिस पर आधारित ड्रामा सीरीज क्रिमिनल माइंड्स के ट्रू जीनियस एपिसोड में खुद के रूप में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई। कॉर्नवेल स्कारपेटा टीवी श्रृंखला के पहले एपिसोड में भी संक्षेप में दिखाई देते हैं, जहां वे डॉक्टर के स्कारपेटा, निकोल किडमैन द्वारा अभिनीत को वर्जीनिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में शपथ दिलाते हैं। कानूनी मुद्दों। शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला 10 जनवरी 1993 को कॉर्नवेल ने शराब के प्रभाव में अपनी मर्सिडीज बेंज कार दुर्घटनाग्रस्त कर दी। उसे नशे में गाड़ी चलाने का दोषी ठहराया गया और 28 दिनों के लिए उपचार केंद्र में भेज दिया गया। लेस्ली सैक्स। मामला द वर्जीनिया घोस्ट मर्डर्स 1998 के लेखक लेस्ली सैक्स ने दावा किया कि उनके उपन्यास और कॉर्नवेल के द लास्ट प्रीसिंक्ट में समानताएं हैं। 2000 में उन्होंने कॉर्नवेल के प्रकाशक को पत्र भेजे, एक वेब पेज शुरू किया और अपने उपन्यास की प्रतियों पर स्टिकर लगाकर आरोप लगाया कि कॉर्नवेल साहित्यिक चोरी कर रहे हैं। वर्जीनिया के पूर्वी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय ने सैक्स के खिलाफ कॉर्नवेल को प्रारंभिक निषेधाज्ञा प्रदान की, ये राय देते हुए कि उनके दावे निराधार पाए जाने की संभावना है। 2007 में
सैक्स के खिलाफ मानहानि के मुकदमे के दौरान कॉर्नवेल ने गवाही दी कि सैक्स ने ऑनलाइन पोस्ट में उन पर यहूदी विरोधी और नव नाज़ी होने का आरोप लगाया था, जिन्होंने न्यायाधीशों को रिश्वत दी थी, उनकी हत्या की साजिश रची थी और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा उनकी जांच की जा रही थी। अदालत ने सैक्स को कॉर्नवेल के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाने से स्थायी रूप से रोक दिया और कॉर्नवेल को सैक्स के इंटरनेट हमलों से खुद का बचाव करने की लागत को कवर करने के लिए $37,780 का हर्जाना दिया। एंचिन ब्लॉक और एंचिन 2004 में कॉर्नवेल ने अपने वित्तीय मामलों का प्रबंधन न्यूयॉर्क स्थित एंचिन ब्लॉक एंड एंचिन को सौंप दिया, जिसका प्रबंधन प्रमुख इवान स्नैपर कर रहे थे। फर्म को $40,000 पर माह की आधार दर का भुगतान करने पर सहमति जताते हुए उनके वकील ने बाद में दावा किया कि कॉर्नवेल ने अपनी चल रही मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अपने पैसे से खुद को बचाने के लिए स्नैपर को काम पर रखा था और स्नैपर ये जानता था और कंपनी के साथ अपने 4.5 साल के रिश्ते के दौरान उसका फायदा उठाया। कॉर्नवेल ने जुलाई 2009 में ये पता चलने के बाद फर्म को निकाल दिया कि पिछले 4 वर्षों में प्रति वर्ष $10 मिलियन से अधिक की कमाई के बावजूद उनकी और उनकी कंपनी कॉर्नवेल एंटरटेनमेंट इंक की कुल संपत्ति केवल $13 मिलियन से थोड़ी कम थी, जो केवल 1 वर्ष की शुद्ध आय के बराबर थी। कॉर्नवेल द्वारा मुकदमा दायर करने के बाद स्नैपर ने अभियान वित्त नियमों का उल्लंघन करने का दोषी स्वीकार किया, क्योंकि उसने कुछ पैसे का इस्तेमाल हिलेरी क्लिंटन के लाभार्थ एल्टन जॉन के संगीत कार्यक्रम के टिकट खरीदने के लिए किया था। अदालत में मामला जनवरी 2013 में शुरू हुआ, जिसमें कॉर्नवेल ने फर्म पर कुल $100 मिलियन की राशि का मुकदमा किया। 19 फरवरी को बोस्टन की एक जूरी ने कॉर्नवेल को 50.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर 33.4 मिलियन पाउंड का मुआवजा दिया। निजी जीवन रिश्ते 14 जून 1980 को उन्होंने चार्ल्स एल कॉर्नवेल से शादी की, जो उनसे 17 साल बड़े और उनके प्रोफेसरों में से एक थे। ये शादी उनके स्नातक होने से कुछ समय पहले हुई थी। चार्ल्स कॉर्नवेल बाद में एक ईसाई उपदेशक बन गए। 1989 में दंपति अलग हो गए और तलाक के बाद भी पैट्रिशिया ने अपना विवाहित नाम बरकरार रखा। कॉर्नवेल का FBI एजेंट मार्गरेट मार्गो बेनेट के साथ संबंध था, जिसने 1989 में सुर्खियां बटोरी जब बेनेट के पति ने अपनी अलग हुई पत्नी का अपहरण करने का प्रयास किया। 2006 में कॉर्नवेल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सा की एसोसिएट प्रोफेसर स्टेसी ग्रूबर से शादी की। हालांकि उन्होंने 2007 तक अपनी शादी की खबर का खुलासा नहीं किया। कॉर्नवेल ने बाद में कहा कि 50 वर्ष की होने पर उन्हें समान अधिकारों के लिए आवाज उठाने का महत्व समझ में आया और उन्होंने बताया कि कैसे बिली जीन किंग ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी यौन पहचान के बारे में बात करने में मदद की। वो ग्रूबर के साथ मैसाचुसेट्स में रहती हैं। बचपन से ही कॉर्नवेल प्रचारक बिली ग्रैहम और उनकी पत्नी रूथ बेल के परिवार की मित्र रही हैं और अक्सर मीडिया के लिए परिवार की अनौपचारिक प्रवक्ता के रूप में काम करती थीं। उन्होंने रूथ बेल ग्रैहम की एक अधिकृत जीवनी भी लिखी। कॉर्नवेल पहले राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश की निजी मित्र थीं। वह उन्हें बिग जॉर्ज कहकर पुकारती थीं और मेन के केनेबंगपोर्ट में परिवार के ग्रीष्मकालीन निवास पर छुट्टियां बिताती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने बुश परिवार से दूरी बना ली। स्वास्थ्य समस्याएं। कॉर्नवेल अतीत में एनोरेक्सिया नर्वोसा और अवसाद से पीड़ित रही हैं, जो उनकी किशोरावस्था के अंत में शुरू हुआ था। उन्होंने 2008-9 में बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात की, लेकिन 2015 में कहा कि उनका गलत निदान किया गया था। राजनीतिक दृष्टिकोण। 1998 से कॉर्नवेल ने रिपब्लिकन पार्टी को कम से कम $84,000 और डेमोक्रेटिक पार्टी को $78,800 का दान दिया है और जॉर्ज एलन, जॉन वार्नर, ऑरेन हैच, हिलरी क्लिंटन, निकोला सॉन्ग्स, चार्ल्स रॉब और मार्क वार्नर सहित रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक अमेरिकी सेनेट उम्मीदवारों को व्यक्तिगत योगदान दिया है। कॉर्नवेल ने जॉर्ज W. बुश के राष्ट्रपति पद की नकारात्मक आलोचना करते हुए कहा, मैंने युवा जॉर्ज W. बुश का समर्थन किया क्योंकि मुझे उनका परिवार पसंद था। मुझे लगा कि वो भी बिग जॉर्ज जैसा ही होगा, लेकिन मैं कितना गलत था। ये लोकतंत्र से कहीं अधिक धर्मतंत्र है और ये वे सिद्धांत नहीं हैं जिन पर इस देश की स्थापना हुई थी।
दान। कॉर्नवेल ने कई उल्लेखनीय धर्मार्थ दान किए हैं, जिनमें वर्जीनिया इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंस एंड मेडिसिन को वित्त पोषण करना, टेनेसी विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय फॉरेंसिक अकेडमी और डेविडसन कॉलेज के क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, जिसका परिणाम पैट्रिशिया कॉर्नवेल क्रिएटिव राइटिंग छात्रवृत्ति है, जो 1 या 2 नए छात्रों को दी जाती है, और वॉल्टर सिकर्ट चित्रों का अपना संग्रह हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दान करना शामिल है। हार्वर्ड से संबद्ध मैकलीन अस्पताल की राष्ट्रीय परिषद की सदस्य के रूप में वो मनोरोग अनुसंधान की समर्थक हैं। उन्होंने क्राइम सीन एकेडमी के लिए जॉन जे कॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस और हार्वर्ड आर्ट म्यूजियम को भी लाखों डॉलर का दान दिया है। उन्होंने पुलिस कुत्तों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए रिचमंड सिटी पुलिस विभाग और पड़ोसी हेनरिको काउंटी पुलिस विभाग को धनराशि दान की। कॉर्नवेल सैन डिएगो के वेटरन्स विलेज में 5 स्टार स्तर पर एक प्रमुख योगदानकर्ता भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में $250,000 से अधिक का दान दिया है। बाल्टीमोर, मैरीलैंड में मुख्य चिकित्सा परीक्षक का कार्यालय स्कारपेटा हाउस में जांचकर्ताओं को प्रशिक्षित करता है, जो कॉर्नवेल द्वारा दान किया गया एक पूर्ण आकार का अपार्टमेंट है जिसमें अपराध स्थलों का मंचन किया जाता है। शॉक पैट्रिशिया को 1999 में अपना निजी हेलीकॉप्टर लाइसेंस प्राप्त हुआ। काम करता है काल्पनिक श्रृंखला के स्कारपेटा श्रृंखला। सारनोफ 2004 में पहले सीजन के लिए कार्यकारी कहानी संपादक और लेखक के रूप में डेडवुड की टीम में शामिल हुईं। सारनोफ ने हियर वॉज अ मैन और सफर द लिटिल चिल्ड्रन एपिसोड लिखे। उन्हें 2005 में दूसरे सीजन के लिए निर्माता के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्होंने न्यू मनी और अमेलगमेशन एंड कैपिटल एपिसोड लिखे। सारनोफ और लेखन टीम को दूसरे सीजन पर उनके काम के लिए फरवरी 2006 में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ नाटकीय श्रृंखला के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका WGA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वो 2005 के पतझड़ में लॉस्ट के दूसरे सीजन के लिए निर्माता और लेखिका के रूप में टीम में शामिल हुईं। सारनोफ और लॉस्ट की लेखन टीम ने पहले और दूसरे सीजन पर अपने काम के लिए फरवरी 2006 में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का WGA पुरस्कार जीता। उन्हें 2006 में तीसरे सीजन के लिए सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर के पद पर पदोन्नत किया गया। सारनोफ और उनकी सह-लेखिका क्रिस्टीना M. किम को दूसरे सीजन के एपिसोड 2 फॉर द रोड पर उनके काम के लिए फरवरी 2007 में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ एपिसोडिक ड्रामा के WGA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। लेखन टीम को दूसरे और तीसरे सीजन पर उनके काम के लिए फरवरी 2007 में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के WGA पुरस्कार के लिए फिर से नामांकित किया गया। वो 2008 में सीरीज के चौथे सीजन के लिए सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर और नियमित लेखिका बनी रहीं। जेमी ली कर्टिस, जन्म 22 नवंबर 1958, एक अमेरिकी अभिनेत्री, निर्माता और बच्चों की लेखिका हैं। हॉरर और स्लैशर शैलियों में अपने अभिनय के साथ साथ कई कॉमेडी फिल्मों के लिए जानी जाने वाली उन्हें स्क्रीम क्वीन के रूप में जाना जाता है। 2023 तक उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर $2.5 बिलियन से अधिक की कमाई की है। कर्टिस को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार, एक बाफ्टा पुरस्कार, एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब और 2 अभिनेता पुरस्कार शामिल हैं। साथ ही उन्हें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन भी मिला है। अभिनेता टोनी कर्टिस और जेनेट ली की सबसे छोटी बेटी। कर्टिस ने 1977 में टेलीविजन ड्रामा क्विंसी एमी के एक एपिसोड में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म जॉन कारपेंटर की हॉरर फिल्म हैलोवीन 1978 में लॉरी स्ट्रोड की भूमिका थी। ये भूमिका कर्टिस के करियर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका साबित हुई और उन्हें एक प्रमुख हॉरर अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। उनकी बाद की हॉरर फिल्मों में द फॉग, प्रॉम नाइट और टेरर ट्रेन सभी 1980 के साथ साथ हैलोवीन फ्रेंचाइजी की 6 सीक्वल फिल्में शामिल हैं, जो हैलोवीन एंड्स 2022 के साथ समाप्त होती हैं। परफेक्ट 1985 में एक फिटनेस प्रशिक्षक की भूमिका के बाद उन्हें एक सेक्स सिंबल के रूप में भी संक्षिप्त पहचान मिली और सिटकॉम एनीथिंग बट लव 1998-1999 के लिए उन्होंने अपना पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। हॉरर शैली से इतर कर्टिस की सबसे सफल भूमिकाएं
कॉमेडी फिल्मों ट्रेडिंग प्लेसेस 1983, ट्रू लाइज 1994 और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस 2032 में रही हैं। इन फिल्मों के लिए उन्हें क्रमशः बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और अकादमी पुरस्कार मिले। उनकी अन्य फिल्मों में अ फिश कॉल्ड वांडा 1988, ब्लू स्टील 1990, माई गर्ल 1991, द टेलर ऑफ पनामा 2001, फ्रीकी फ्राइडे 2003, क्रिसमस विद द क्रैंक्स 2004, नाइव्स आउट 2019, द लास्ट शोगर्ल 2024 और फ्रीकियर फ्राइडे 2025 शामिल हैं। कर्टिस को टेलीविजन फिल्म निकोलस गिफ्ट 1998 के लिए पहला एमी नामांकन मिला और बाद में एफएक्स श्रृंखला द बेयर 2022 वर्तमान के लिए कॉमेडी श्रृंखला में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। उन्होंने व्यंग्यात्मक स्लैशर श्रृंखला स्क्रीम क्वींस 2015-2016 में भी अभिनय किया है। कर्टिस ने कई बच्चों की किताबें लिखी हैं जो द न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में शामिल हो चुकी हैं। प्रारंभिक जीवन 1979 में कर्टिस दाएं अपनी मां जेनेट ली बीच में और बहन केली कर्टिस बाएं के साथ। कर्टिस का जन्म सांता मोनिका कैलिफोर्निया में अभिनेता टोनी कर्टिस और जेनेट ली के घर हुआ था। उनके पिता यहूदी थे जो हंगरी के मातेस जाल्का से आए अप्रवासियों के पुत्र थे। उनकी मां डेनिश, जर्मन और स्कॉच आयरिश मूल की थीं। उनकी एक बड़ी बहन अभिनेत्री केली कर्टिस हैं और उनके पिता के बाद के विवाहों से 4 सौतेले भाई बहन हैं, जिनमें अभिनेत्री एलेग्रा कर्टिस भी शामिल हैं। कर्टिस के माता पिता का 1962 में तलाक हो गया। उन्होंने बताया है कि तलाक के बाद उनके पिता आसपास नहीं रहते थे और पिता बनने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें और उनके भाई बहनों को उनकी वसीयत से बाहर कर दिया गया था। उनकी मां ने स्टॉक ब्रोकर रॉबर्ट ब्रांड से शादी कर ली, जिन्होंने उन्हें पालने पोसने में मदद की। कर्टिस ने लॉस एंजलिस के प्रतिष्ठित हार्वर्ड वेस्टलेक स्कूल और बेवरली हिल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और 1976 में वॉलिंगफोर्ड कनेक्टिकट के चोएट रोजमेरी हॉल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1976 में कैलिफोर्निया लौटकर उन्होंने अपनी मां के अल्मा मैटर स्टॉकटन कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी ऑफ द पैसिफिक में कानून की पढ़ाई की, लेकिन अभिनय करियर बनाने के लिए एक सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। आजीविका 1970 का दशक, शुरुआती टेलीविजन भूमिकाएं और हैलोवीन के साथ सफलता। 1977 में प्रचार के लिए जारी की गई एक तस्वीर में कर्टिस ने 1977 में ड्रामा सीरीज क्विंसी एमी के एक एपिसोड में टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। उन्होंने कई सीरीज में अतिथि भूमिका निभाई, जिनमें द हार्डी बॉयज, नैन्सी ड्रू मिस्ट्रीज, कोलंबो, चार्लीज एंजल्स, द लव बोट और बक रॉजर्स इन द 25 सेंचुरी शामिल हैं। वो अल्पकालिक कॉमेडी सीरीज ऑपरेशन पेटीकोट 1977-1978 में नर्स लेफ्टिनेंट बारबरा दुरान के रूप में दिखाई दी, जो 1999 की फिल्म पर आधारित थी, जिसमें उनके पिता टोनी कर्टिस ने अभिनय किया था। कर्टिस मैच गेम के कई एपिसोड में गेम शो पैनलिस्ट भी थीं। उनकी पहली फिल्म जॉन कारपेंटर की 1978 की हॉरर फिल्म हैलोवीन थी, जिसमें उन्होंने लॉरी स्ट्रोड की भूमिका निभाई थी। निर्माता डेब्रा हिल ने कर्टिस को विशेष रूप से इसलिए चुना क्योंकि उनकी मां जेनेट ली साइको में अपने ऑस्कर नामांकित प्रदर्शन के कारण हॉरर आइकन के रूप में जानी जाती थीं। ये फिल्म एक बड़ी सफलता थी और अपने समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली स्वतंत्र फिल्म मानी जाती थी, जिसने एक क्लासिक हॉरर फिल्म के रूप में प्रशंसा अर्जित की। 1980 का दशक, चीखने वाली अभिनेत्रियों की रानी और स्थापित अभिनेत्री। हैलोवीन की व्यापक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के बाद कर्टिस को कई हॉरर फिल्मों में कास्ट किया गया, जिससे उन्हें स्क्रीम क्वीन के रूप में ख्याति मिली। हैलोवीन के बाद उनकी अगली फिल्म द फॉग थी, जिसका निर्देशन भी कारपेंटर ने किया था और निर्माण हिल ने किया था। ये फिल्म फरवरी 1980 में मिलीजुली समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे कर्टिस एक हॉरर फिल्म स्टार के रूप में उभरीं। रिलीज के बाद के वर्षों में फिल्म को समीक्षकों द्वारा फिर से सराहा गया और इसके चाहने वालों की संख्या बढ़ गई। उनकी अगली फिल्म प्रॉम नाइट जुलाई 1980 में रिलीज हुई, एक कम बजट की कनाडाई स्लैशर फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ विदेशी अभिनेत्री के प्रदर्शन के लिए
जिनी अवार्ड नामांकन मिला। ये फिल्म शैली में हैलोवीन के समान थी, फिर भी इसे नकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिससे ये उस समय के लोकप्रिय स्लैशर शैली में एक साधारण फिल्म के रूप में चिह्नित हो गई। उसी वर्ष कर्टिस ने टेरर ट्रेन में भी अभिनय किया, जो अक्टूबर में रिलीज हुई और प्रॉम नाइट की तरह ही नकारात्मक समीक्षाएं मिली। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। बाद की दो फिल्मों में कर्टिस की भूमिकाएं स्ट्रोड के समान ही थीं। मुख्य किरदार जिसके दोस्तों की हत्या कर दी जाती है और जो व्यवहारिक रूप से जीवित रहने वाला एकमात्र नायक है। फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट, जिन्होंने कर्टिस की 1980 की तीनों फिल्मों की नकारात्मक समीक्षा की, ने कहा कि कर्टिस वर्तमान हॉरर फिल्म की भरमार के लिए वही हैं जो क्रिस्टोफर ली पिछली भरमार के लिए थे, या बोरिस कार्लोफ 1930 के दशक में थे। 1981 में वो ऑस्ट्रेलियाई थ्रिलर फिल्म रोड गेम्स में स्टेसी कीच के साथ दिखाई दी, जिसका निर्देशन कारपेंटर के दोस्त रिचर्ड फ्रैंकलिन ने किया था। फिल्म के अमेरिकी वितरक एवीसीओ एम्बेसी पिक्चर्स द्वारा उनके आयात का सिडनी शाखा के एक्टर्स इक्विटी ने विरोध किया था। हालांकि ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही और फ्रैंकलिन को बाद में कर्टिस की भूमिका का आकार न बढ़ाने का पछतावा हुआ, लेकिन इसने एक कल्ट फॉलोइंग हासिल की और क्वेंटिन टारनेटिनो ने इसका समर्थन किया। उसी वर्ष कर्टिस ने हैलोवीन 2 में लॉरी स्ट्रोड की अपनी भूमिका को दोहराया। उन्होंने टेलीविजन फिल्मों डेथ ऑफ अ सेंटरफोल्ड, द डोरोथी स्ट्रैटन स्टोरी में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने उसी नाम की अभागी प्लेमेट की भूमिका निभाई, और शी इज इन द आर्मी नाउ में भी अभिनय किया। 1989 के प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में कर्टिस 1983 में आई फिल्म ट्रेडिंग प्लेसेस में एक दयालु वेश्या के रूप में उनकी भूमिका ने कर्टिस को हॉरर फिल्मों की रानी वाली छवि से बाहर निकलने में मदद की। ये फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से बेहद सफल रही और कर्टिस को सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार मिला। इससे पहले उन्होंने निर्देशक जॉन लैंडिस के साथ डॉक्यूमेंट्री कमिंग सून में काम किया था। स्टूडियो ने शुरू में कर्टिस की कास्टिंग पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि वो मुख्य रूप से हॉरर फिल्मों से जुड़ी थी। कास्टिंग करने वाले सभी लोगों को लगा कि लैंडिस पागल हैं और उन्होंने मुझे वो भूमिका देकर अकेले ही मेरे जीवन की दिशा बदल दी, कर्टिस ने बाद में कहा। अगले वर्ष कर्टिस रोमांटिक ड्रामा फिल्म लव लेटर्स और कॉमेडी ड्रामा ग्रैंड व्यू यूएसए में दिखाई दी। 1985 में कर्टिस को फिल्म परफेक्ट में जॉन ट्रेवोल्टा के साथ एक वर्कआउट इंस्ट्रक्टर के रूप में कास्ट किया गया था। हालांकि इस भूमिका ने उन्हें एक सेक्स सिंबल के रूप में पहचान दिलाई, फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से असफल रही। बाद में इसे एक कल्ट फॉलोइंग मिली और 1994 में रोलिंग स्टोन पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में क्वेंटिन टारनेटिनो ने फिल्म को बेहद कम सराही गई बताया। उसी वर्ष कर्टिस ने शेली डुवैल के टॉल टेल्स एंड लेजेंड्स के एक एपिसोड में एनी ऑकले की भूमिका निभाई। 1986 में उन्होंने एचबीओ फिल्म एज समर्स डाई में बेट्टे डेविस के साथ अभिनय किया। फिर उन्होंने 1988 की कॉमेडी फिल्म अ फिश कॉल्ड वांडा में अभिनय किया, जिसने उन्हें एक हास्य अभिनेत्री के रूप में प्रदर्शित करते हुए कल्ट स्टेटस हासिल किया। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसी वर्ष कर्टिस ने टॉम हुल्स और रे लियोटा के साथ फिल्म डोमिनिक और यूजीन में अभिनय किया। टेलीविजन पर उनकी पहली मुख्य भूमिका रिचर्ड लुइस के साथ सिचुएशन कॉमेडी सीरीज एनीथिंग बट लव में आई, जो 1989 से 1994 तक 4 सीजन तक चली। हन्ना मिलर के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और एक नई टीवी सीरीज में पसंदीदा अभिनेत्री के लिए पीपुल्स चॉइस पुरस्कार मिला। 1990 का दशक, बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलताएं। कर्टिस को कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर ब्लू स्टील 1990 में उनके अभिनय के लिए सकारात्मक समीक्षाएं मिली। अगले वर्ष वो अपनी फिल्म ट्रेडिंग प्लेसेस के सह कलाकार डैन आइक्रॉयड के साथ माई गर्ल में दिखाई दी। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से बहुत सफल रही और 1994 में इसका सीक्वल माई गर्ल 2 आया। 1992 में कर्टिस ने रोमांटिक फैंटेसी फिल्म फॉरएवर यंग में मेल गिब्सन के साथ अभिनय किया। अगले वर्ष
वो मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मदर्स बॉयज में दिखाई दी। कर्टिस को जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित 1994 की एक्शन कॉमेडी फिल्म ट्रू लाइज में उनके अभिनय के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। ये फिल्म समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही और 1994 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उनके अभिनय ने कर्टिस को स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए पहला नामांकन भी दिलाया। उन्हें वेंडी वासरस्टीन के नाटक द हाइडी क्रॉनिकल्स 1995 के टीएनटी रूपांतरण में अपने अभिनय के लिए एक और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन मिला। 1996 में कर्टिस ने पारिवारिक कॉमेडी फिल्म हाउस अरेस्ट में अभिनय किया और सिटकॉम द ड्रू कैरी शो के एक एपिसोड में दिखाई दी। कर्टिस 1997 में फियर्स क्रीचर्स में अपने 3 सहकलाकारों जॉन क्लीज, केविन क्लाइन और माइकल पॉलिन के साथ नजर आईं। हालांकि फिल्म को मामूली व्यावसायिक सफलता मिली और इसने $25 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $40 मिलियन की कमाई की। रोटेन टोमेटोज पर 53% समीक्षकों ने इसे सकारात्मक समीक्षा दी। उसी वर्ष कर्टिस को फैंगोरिया हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 1998 में उन्होंने सीबीएस टेलीविजन फिल्म निकोलस गिफ्ट में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन मिला, और हैलोवीन H20 ईयर्स लेटर में लॉरी स्ट्रोड की अपनी भूमिका को तीसरी बार दोहराया। उसी वर्ष कर्टिस को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। 1999 में उन्होंने विज्ञान कथा हॉरर फिल्म वायरस में अभिनय किया, जो समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से असफल रही। कर्टिस ने तब से कहा है कि उन्हें इस फिल्म में अभिनय करने का पछतावा है। 2000 का दशक, कार्यभार में कमी और विराम। 2000 में कर्टिस को हेस्टी पुडिंग वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने डैनी डेविटो और बेट्टे मिडलर अभिनीत क्राइम कॉमेडी फिल्म ड्राउनिंग मोना में अभिनय किया। अगले वर्ष उन्होंने जासूसी थ्रिलर फिल्म द टेलर ऑफ पनामा में जेफरी रश की पत्नी की भूमिका निभाई और बिली बॉब थॉर्नटन की डैडी एंड देम में भी दिखाई दी। 2001 में ही उन्होंने एनिमेटेड क्रिसमस फिल्म रूडोल्फ द रेड नोज्ड रेंडियर एंड द आइलैंड ऑफ मिसफिट टॉयज में रानी कैमिला को आवाज दी। 2002 में वो हैलोवीन रेजरेक्शन में भी दिखाई दी। 2003 में कर्टिस को डिज्नी की कॉमेडी फिल्म फ्रीकी फ्राइडे में लिंडसे लोहन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म की शूटिंग कैलिफोर्निया के पैसिफिक पॉलिसेड्स में स्थित पॉलिसेड्स हाई स्कूल में हुई थी, जो उस जगह के पास था जहां कर्टिस और गेस्ट अपने बच्चों के साथ रहते थे। कर्टिस को उनके अभिनय के लिए खूब सराहना मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स के A.O. स्कॉट ने कहा कि उन्होंने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जबकि एंटरटेनमेंट वीकली ने उनके अभिनय को शानदार बताया। उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए एक और नामांकन मिला। उसी वर्ष उन्हें ऑडियो बुक द जेमी ली कर्टिस ऑडियो कलेक्शन के लिए बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्पोकन वर्ड एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 2004 में उन्होंने क्रिसमस कॉमेडी फिल्म क्रिसमस विद द क्रैंक्स में अभिनय किया, जिसकी आलोचकों ने कड़ी आलोचना की, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। अगले वर्ष वो अपनी फिल्म ट्रू लाइज के सह कलाकार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ कॉमेडी फिल्म द किड एंड आई में स्वयं के रूप में दिखाई दी और उन्होंने CBS कार्यक्रम ए होम फॉर द हॉलीडेज की मेजबानी की। अक्टूबर 2006 में कर्टिस ने एक्सेस हॉलीवुड को बताया कि उन्होंने अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने अभिनय करियर को अलविदा कह दिया है। जून 2007 में डिज्नी की लाइव एक्शन एनिमेटेड फिल्म बेवर्ली हिल्स चिहुआहुआ में कास्ट होने के बाद उन्होंने संक्षिप्त रूप से अभिनय में वापसी की, जिसमें उन्होंने पाइपर पेराबो के साथ फिल्म के 3 लाइव एक्शन किरदारों में से एक की भूमिका निभाई। 2010 का दशक, वापसी और फिल्म जगत का पुनरुत्थान। कर्टिस ने 2010 के दशक की शुरुआत कॉमेडी फिल्म यू अगेन से की, जिसमें उनके साथ क्रिस्टन बेल और सिगोर्नी वीवर थीं। कर्टिस ने एनिमेटेड फिल्मों द लिटिल इंजन दैट कुड 2011 और फ्रॉम अप ऑन पॉपी हिल 2013 के अंग्रेजी संस्करण में आवाज दी। 2012 में वो सैन्य ड्रामा सीरीज NCIS के 5 एपिसोड में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने डॉक्टर सैमेंथा रायान की भूमिका निभाई, जो स्पेशल एजेंट गिब्स मार्क हॉर्मोन की संभावित प्रेमिका थीं। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा
कि अगर कोई कहानी विकसित की जा सके तो वो श्रृंखला में वापस आने में रुचि रखेंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस श्रृंखला ने कर्टिस और हार्मोन को फिर से एक साथ लाया, क्योंकि उन्होंने 2003 में बनी फ्रीकी फ्राइडे के रीमेक में उनके किरदार के मंगेतर और बाद में पति की भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने नव नॉयर रहस्य फिल्म वेरोनिका मार्स 2014 और जीवनी परक ड्रामा फिल्म स्पेयर पार्ट्स 2015 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 2016 में इंडीवायर ने उन्हें उन सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक बताया जिन्हें कभी अकादमी पुरस्कार नामांकन नहीं मिला। कर्टिस को 2023 में अपना पहला अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। 2012 से 2018 तक कर्टिस ने सिटकॉम न्यू गर्ल में जूई डेशनेल के किरदार की मां जॉन डे की आवर्ती भूमिका निभाई। 2015 से 2016 तक कर्टिस ने फॉक्स की व्यंग्यात्मक हॉरर कॉमेडी सीरीज स्क्रीम क्वींस में कैथी मुंच की मुख्य भूमिका निभाई, जो 2 सीजन तक प्रसारित हुई। कर्टिस ने पहले सीजन के एक एपिसोड में साइको में अपनी मां के क्लासिक शावर सीन को एक जटिल श्रद्धांजलि दी। पहले सीजन में अपने प्रदर्शन के लिए कर्टिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और नई टीवी सीरीज में पसंदीदा अभिनेत्री के लिए पीपल्स चॉइस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2017 में बिग सीन के गीत नो फेवर्स में एमिनेम ने कर्टिस का उल्लेख किया। 2019 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कर्टिस ने हॉरर सीक्वल फिल्म हैलोवीन 2018 में लॉरी स्ट्रोड की भूमिका को फिर से निभाते हुए मुख्य भूमिकाओं में वापसी की। फिल्म ने $76.2 मिलियन की कमाई के साथ शुरुआत की, जो अक्टूबर के दूसरे सबसे सफल ओपनिंग वीकेंड और हैलोवीन फ्रेंचाइजी के सबसे सफल ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड था, और सिर्फ ओपनिंग वीकेंड में ही फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी घरेलू कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसका ओपनिंग प्रदर्शन 55 वर्ष से अधिक उम्र की मुख्य अभिनेत्री वाली किसी फिल्म के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 2018 में ही उन्होंने ड्रामा फिल्म एन एक्सेप्टेबल लॉस में भी एक भूमिका निभाई। उनके अभिनय को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। शिकागो सन टाइम्स के आलोचक रिचर्ड रोपर ने कहा कि कर्टिस ने एक ऐसा भयानक राक्षस बनाया है कि माइकल मायर्स भी दुम दबाकर भाग जाएगा। 2019 में कर्टिस ने रियान जॉनसन की रहस्यमयी फिल्म नाइफ्स आउट में उपन्यासकार हार्लन थ्रोम्बे क्रिस्टोफर प्लमर द्वारा अभिनीत की सबसे बड़ी बेटी लिंडा ड्राइसडेल थ्रोम्बे की भूमिका निभाई, जिसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली और वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $300 मिलियन से अधिक की कमाई हुई। इस फिल्म को अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट, नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू और टाइम पत्रिका द्वारा 2019 की शीर्ष 10 फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। 2020 का दशक, पुरस्कारों में सफलता और उससे आगे। सितंबर 2021 में उन्हें वेनिस फिल्म महोत्सव में उनके जीवन भर की उपलब्धियों के लिए गोल्डन लॉयन से सम्मानित किया गया। 2021 में ही कर्टिस को 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान जीवन भर की उपलब्धि के लिए गोल्डन लॉयन पुरस्कार मिला और उन्होंने कहा, मैं बहुत जीवंत महसूस करती हूँ, जैसे मैं 14 साल की कोई लड़की हूँ जिसने अभी अभी अपना जीवन शुरू किया है। मैं हर दिन इसी तरह की खुशी और उद्देश्य के साथ जागती हूँ। मैं अभी अपना काम शुरू कर रही हूँ। कर्टिस ने हॉरर सीक्वल हैलोवीन किल्स अक्टूबर 2021 में रिलीज और हैलोवीन एंड्स अक्टूबर 2022 में रिलीज में लॉरी स्ट्रोड की भूमिका फिर से निभाई। प्रत्येक फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें ड्रामा मूवी स्टार के लिए पीपल्स चॉइस अवार्ड नामांकन दिलाया। हैलोवीन एंड्स कर्टिस द्वारा लॉरी स्ट्रोड की भूमिका निभाने का अंतिम मौका था। उन्हें 12 अक्टूबर 2022 को ग्राउमन के चाइनीज थिएटर में एक हस्तचिह्न समारोह में भी सम्मानित किया गया। कर्टिस के करीबी दोस्त मेलानी ग्रिफिथ और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर दोनों ने समारोह में भाषण देकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कॉमेडी ड्रामा एक्शन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस 2022 में एक नकचरी आंतरिक राजस्व सेवा IRS निरीक्षक डिएड्रे ब्यूबेल्ड्रे की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा, क्रिटिक्स चॉइस, गोल्डन ग्लोब और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। साथ ही सर्वश्रेष्ठ सहायक प्रदर्शन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार के लिए भी नामांकन मिला।
ये कर्टिस का पहला ऑस्कर नामांकन था। अंततः उन्होंने अकादमी पुरस्कार और एसएजी पुरस्कार जीता, जो दोनों पुरस्कार जीतने का उनका पहला मौका था। साथ ही एसएजी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी का पुरस्कार जीतने वाली टीम का हिस्सा भी थीं। 2025 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कर्टिस 2023 में कर्टिस ने हुलू कॉमेडी ड्रामा सीरीज द बेयर के दूसरे सीजन में शराबी परिवार की मुखिया डोना बर्जेटो के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। पहले सीजन को देखने के बाद से ही वो इस सीरीज से जुड़ने की उम्मीद कर रही थी। उन्हें व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता। उन्होंने डिज्नी की हॉन्टेड मैंशन में मैडम लियोटा की भूमिका निभाई, जो 28 जुलाई 2023 को रिलीज हुई और आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिली। 2024 में कर्टिस को वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा डिज्नी लेजेंड नामित किया गया। उन्होंने फिल्म बॉर्डरलैंड्स में डॉक्टर पैट्रिशिया टेनिस की भूमिका निभाई, जो इसी नाम की वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित है। ये फिल्म 9 अगस्त 2024 को रिलीज हुई, जिसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। वो जिया कोपोला की फिल्म द लास्ट शोगर्ल में भी दिखाई दी, जिसका प्रीमियर 6 सितंबर 2024 को TIFF में हुआ और इसके लिए उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए चौथा SAG पुरस्कार नामांकन और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए चौथा बाफ्टा पुरस्कार नामांकन मिला। कर्टिस ने लिंडसे लोहान के साथ फ्रीकी फ्राइडे के सीक्वल फ्रीकियर फ्राइडे में टेस कोलमैन के रूप में अपनी भूमिका को सहनिर्मित और दोहराया। ये फिल्म 8 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। आगामी परियोजनाएं, वो जेम्स एल ब्रुक्स की फिल्म एला मैके में मुख्य भूमिका निभाने वाली हैं और पॉल ग्रीनग्रास की फिल्म द लॉस्ट बस के लिए निर्माता के रूप में उनका नाम दर्ज है। अन्य उद्यम, सक्रियतावाद 1990 से शुरू करते हुए कर्टिस और उनके पिता टोनी ने अपने परिवार की हंगेरियन यहूदी विरासत में नए सिरे से रुचि ली और हंगरी के बुडापेस्ट में ग्रेट सिनेगॉग के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। यूरोप का सबसे बड़ा सिनेगॉग मूल रूप से 1859 में बनाया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। कर्टिस ने बाद में मातेस जाल्का में सिनेगॉग के जीर्णोद्धार में मदद की, जहां उनके दादा दादी पूजा करते थे। उन्होंने टोनी कर्टिस मेमोरियल संग्रहालय और कैफे के उद्घाटन में भाग लिया, जो मातेस जाल्का में ही स्थित है। कर्टिस 2003 में वुमेन इन रिकवरी के 11वें वार्षिक गाला और फंडरेजर में विशिष्ट अतिथि थीं। वुमेन इन रिकवरी वेनिस कैलिफोर्निया स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है जो जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक आवासीय 12 चरणीय पुनर्वास कार्यक्रम प्रदान करती है। इस संस्था के पूर्व सम्मानित व्यक्तियों में सर एंथनी हॉपकिंस और डेम एंजेला लैंसबरी शामिल हैं। कर्टिस चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय एड्स फाउंडेशन के कार्यों में भी शामिल हैं और लॉस एंजलिस में हर साल अक्टूबर में आयोजित होने वाले संस्था के ड्रीम हैलोवीन कार्यक्रम की वार्षिक मेजबानी करती हैं। कर्टिस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लॉस एंजलिस में नेतृत्व की भूमिका निभाती है और उन्होंने संगठन के लिए 2011 में एक नई इनपेशेंट सुविधा के उद्घाटन का समर्थन किया। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने अस्पताल के लिए धन जुटाने और संकट के समय में लोगों को उपहार और सांत्वना देने वाली वस्तुएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए आप अकेले नहीं हैं संदेश के साथ माई हैंड इन योर्स संगठन शुरू किया, जिसमें स्टोर की प्रत्येक वस्तु से प्राप्त सभी आय गंभीर रूप से बीमार और घायल बच्चों की देखभाल और उपचार में सहायता के लिए भेजी जाती है। अक्टूबर 2023 में द एडवोकेट ने आउट 100 समारोह के हिस्से के रूप में कर्टिस को एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। कर्टिस, जो एक ट्रांसजेंडर बेटी की मां है, ने तब LGBTQ+ विरोधी सांसदों और उनके समर्थकों की निंदा करते हुए एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा, स्वतंत्रता ही लक्ष्य है। जनवरी 2025 में उन्होंने लॉस एंजलिस में जंगल की आग से प्रभावित लोगों की राहत के लिए $1 मिलियन का दान दिया। कर्टिस कॉस्मेटिक सर्जरी और हॉलीवुड के मानकों के युवा महिलाओं पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ एक प्रमुख कार्यकर्ता और पैरोकार हैं। 2025 में उन्होंने इस मुद्दे पर एक अभियान में भाग लिया, जिसमें उन्होंने कई महिलाओं द्वारा अपनाए गए कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रकार का
व्यंग्य चित्र बनाने के लिए लाल प्लास्टिक के होंठ पहने थे। इस बारे में द गार्जियन के लिए उनका साक्षात्कार लिया गया था। तो ये सीरीज हमें 11 मार्च 2026 को देखने को मिली है, जिसमें 8 एपिसोड जैसा कि मैंने बताया देखने को मिले हैं। बाकी सारे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसकी बता दी है। लोगों द्वारा इसका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। बाकी आप और भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।